नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अनुवाद, इस पर हम आपके लिए बहुत से लेक्चर्स आयोजित करते आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये श्रृंखला ज़रूर पसंद आ रही होगी। मित्रों, बताना चाहेंगे आज के इस सेशन में हम बात करेंगे प्रयोजन मूलक हिंदी और अनुवाद। और इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पीसी टंडन। डॉक्टर पीसी टंडन प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में, और उम्मीद करती हूँ कि इनका एक्सपीरियंस हमारे लिए कारगर साबित होगा और हम अनुवाद पर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इनके माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। तो मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ डॉक्टर पीसी टंडन का। डॉक्टर टंडन, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, अनुवाद पर चर्चा हम कर रहे हैं और अनुवाद, जैसा कि हम जानते हैं कि यह भाषा के अनुप्रयोग से जन्म लेने वाली विधा है। और कुछ जो भाषाविद हैं उन्होंने ये भी माना है कि इसे अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान की एक शाखा के रूप में भी देखा जा सकता है। जो अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स है उसके अंतर्गत हम अनुवाद को देखते हैं, और अनुवाद एक स्वतंत्र विधा के रूप में हमारे सामने उपस्थित होती है। तो अनुवाद का संबंध स्वाभाविक है कि भाषा के साथ है, बल्कि भाषाओं के साथ है। और जब हम अनुवाद में दो भाषाओं की परिकल्पना करते हैं तो हम कहते हैं एक भाषा जिससे अनुवाद किया जाता है, यानी मूल सामग्री जिस भाषा में है उसको हम स्रोत भाषा कहते हैं, और जिस भाषा में हम अनुवाद करते हैं या करना चाहते हैं उसे हम लक्ष्य भाषा कहते हैं। तो सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज, इस रूप में इनको डिफाइन किया गया। इसका अर्थ है कि अनुवाद का संबंध जो है वो भाषाओं से है, और यह भी माना जाता है कि अनुवाद करते समय अनुवादक को दोनों भाषाओं पर आधिकारिक ज्ञान होना चाहिए। अपेक्षा तो यही है कि स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों पर अधिकार हो, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जिस भाषा में अनुवाद करना है, यानी लक्ष्य भाषा या टारगेट लैंग्वेज, उस पर तो पूर्णतः अधिकार चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वाक्य संरचना उसी भाषा में बनेगी। मूल को, स्रोत भाषा को बोधगम्य करने, समझ लेने की क्षमता तो हो, उसमें क्या लिखा गया, क्या कहा गया, ये पता होना चाहिए, यह समझ में आना चाहिए, तभी हम उसे लक्ष्य भाषा में अंतरित करने का प्रयास कर पाएंगे। लेकिन व्याकरणिक समझ, भाषिक समझ, शब्द संपदा की समझ, वो टारगेट लैंग्वेज की जरूर होनी चाहिए। और क्योंकि इस प्रक्रिया में जो सिद्धांत काम करता है वह है समतुल्यता का सिद्धांत, जिसको हम थ्योरी ऑफ इक्विवेलेंस कहते हैं। तो हम स्रोत भाषा के शब्द को सामने रखकर, केंद्र में रखकर, उसके समतुल्य भाव को व्यक्त करने वाला लक्ष्य भाषा का शब्द यह चुनते हैं। हम जानते हैं कि स्रोत भाषा हो या लक्ष्य भाषा, एक ही भाव को, अर्थ को व्यक्त करने वाले अनेक शब्द भी हैं और एक शब्द में अनेक अर्थ भी हैं। तो ऐसे में निश्चित ही हमें जब सिलेक्शन या चयन करना होता है शब्द का, वो महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इस पूरी भाषिक और व्याकरणिक व्यवस्था को, संपदा को ध्यान में रखकर जब हमें चलना होता है तो हम मानते हैं कि इसका संबंध भाषा विज्ञान से है, भाषिक व्यवस्था से है और व्याकरणिक व्यवस्था से भी है, क्योंकि हर भाषा की व्याकरणिक व्यवस्था भिन्न होती है। और हम संज्ञा और सर्वनाम, फिर विशेषण, फिर क्रिया आदि आदि का, इन सब का, फिर कर्ता कहाँ होगा, कर्म कहाँ होगा, ये इन सब का व्याकरणिक व्यवस्था के अनुरूप ही प्रयोग करते हैं। और यह प्रयोग सब जगह बदलता भी है।
बहुत स्थलों पर लिंग का, वचन का अंतर भी देखने को मिलता है। प्रकृतिजन्य भाषाओं में प्रयोगगत अंतर भी मिलते हैं। तो ऐसे में स्वाभाविक है मित्रों कि अनुवाद भाषा से जुड़ी हुई एक बड़ी महत्वपूर्ण विधा है और अनुप्रयोग इसका मुख्य उद्देश्य है। इसलिए अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम अनुवाद को रखते हैं। अब हम अक्सर यह महसूस करते हैं कि किसी भी भाषा को जीवित रखना है तो उसका अनुप्रयोग सुनिश्चित करना होगा, और वह अनुप्रयोग केवल साहित्यिक स्तर पर ना हो। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि के क्षेत्र में हो वो पारंपरिक है, लेकिन उसका आधुनिक और अपेक्षा अनुसार व्यवसाय के संदर्भ में, रोजगार के संदर्भ में या अन्य जो आयाम है भाषा के, जहां जिन जिन दिशाओं और क्षेत्रों में, आयामों में भाषा का प्रवेश होता है, होना चाहिए, उन संदर्भों में जब हम विचार करते हैं तो हम देख सकते हैं कि अनुवाद जो है वो इन भाषाओं यानी स्रोत और लक्ष्य भाषाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए इन्हें प्रयोजन परक पक्षों की ओर ले जाता है। किसी भी भाषा के बारे में कबीर ने यह बात कही कि कबीरा संस्कृत कुबजल भाषा बहता नीर, कि संस्कृत जैसी भाषा भी कुएं का जल बनकर रह गई, सीमित हो गई, क्योंकि उसका प्रयोक्ता समुदाय जो है उसने उसे छोड़ दिया। तो यदि भाषा का प्रयोग और प्रयोक्ता समुदाय बढ़ेगा तो भाषा जीवित रहेगी, उसमें रवानगी रहेगी, उसमें प्रवाह रहेगा, वो अजस्र गति से बहती चलेगी, कलकल करती हुई अपने दोनों कोणों से, किनारों से वो जो भी साथ चल रहा है उसे लेके आगे बढ़ेगी। ये भाषा के साथ वास्तव में अब वर्तमान समाज में जुड़ी हुई अपेक्षा है। हमें उस रूप में, क्योंकि किसी भी भाषा को यदि जीवित रखना है तो उसमें रवानगी होनी चाहिए, प्रवाह होना चाहिए, गति होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, समय सापेक्ष, संदर्भ सापेक्ष, युग सापेक्ष परिवर्तन उसमें होते रहें, और जहाँ से जो अवधारणात्मक विकास हमारी भाषा में हो वो हम करते चलें। ये समस्त जो परिदृश्य है यह अनुवाद के क्षेत्र में बड़ा कारगर, बड़ा महत्वपूर्ण दिखाई देता है। इसलिए मित्रों, भाषा का संबंध अनुवाद से, अनुप्रयोग से है। जब हम भाषा की परिभाषा की बात करते हैं कि भाषा है क्या, तो हम कहते हैं कि भाषा मुख से उच्चरित सार्थक वाक् प्रतीकों की एक ऐसी यादृच्छिक व्यवस्था है, आर्बिट्रेरी, जिसके माध्यम से प्रयोक्ता समुदाय, सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय के लोग परस्पर विनिमय करते हैं, विचार विनिमय करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो एक सामाजिक मानवीय समुदाय से भाषा का संबंध है। भाषाएं कई प्रकार की होती हैं, संकेत भाषा भी होती है, कूट भाषा भी होती है, प्रतीक भाषा भी होती है। जैसे हरी झंडी दिखाना, तो गार्ड जब हरी झंडी दिखाता है तो वह भी एक प्रकार की भाषा है। जब हम सड़क मार्ग पर चलते हैं तो चौराहे पर हमें लाल, हरी या पीली बत्ती दिखाई देती है, लाइट दिखाई देती है, वह भी एक प्रकार से भाषा है। सीटी बजाना, आंख से इशारा करना, मुख मुद्रा से, आंगिक चेष्टाओं से बोलना आदि आदि, जिसको हम बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं। तो भाषा के अनेक रूप हैं और मौखिक और लिखित रूप में इन दोनों भाषा रूपों को हम देखते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि भाषा उच्चरित होती है
तो उसका संबंध अनुवाद से है, क्योंकि अनुवाद करने के बाद जिन शब्दों का लक्ष्य भाषा में प्रयोग किया गया है उनका उच्चारण भी स्पष्ट, शुद्ध, मानक होना चाहिए प्रयोक्ता समुदाय के लिए। स्रोत भाषा से जब हम अनुवाद कर रहे हैं तो उस भाषा में उपलब्ध शब्द संपदा को, भले ही वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, जो भी है, वह स्थान का नाम है, व्यक्ति का नाम है, किसी ऐतिहासिक स्थल का नाम है, देश विदेश के शब्द हैं, उनका यदि शुद्ध और मानक उच्चारण ज्ञात नहीं होगा तो हम यदि अनुवाद में उनका अंतरण लिपि के आधार पर ही कर देंगे, जिसको हम लिप्यंतरण कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, तो जब तक हमें उच्चारण शुद्ध पता नहीं होगा तब तक हम लिप्यंतरण भी ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए भाषा का संबंध अनुवाद से है, उच्चारण का संबंध भी है। जैसे चाइनीज भाषा है, जापानीज भाषा है या कोरियन भाषा है, इस तरह की भाषाएं, उनमें नामों का, स्थानों का उच्चारण थोड़ा कठिन होता है, कम से कम भारतीय संदर्भ में, तो वह उच्चारण बहुत ठीक होना चाहिए, मानक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। इन सब बातों का भी ध्यान रखा जाता है। और सार्थकता की बात हम भाषा की परिभाषा में करते हैं। इसका मतलब है कि शब्द का प्रयोग भाषा में तब ही होगा या उसी शब्द का प्रयोग होगा जो सार्थक होगा। सार्थक का अर्थ है अर्थ के साथ, यानी मीनिंगफुल होगा। निरर्थक शब्द का प्रयोग हम अनुवाद में या भाषा में नहीं करते। जैसे शब्द है, मान लीजिए कमल, तो कमल शब्द सुनते ही या पढ़ते ही हमारे मनोमस्तिष्क पर एक बिंब बनता है, एक चित्र बनता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कमल क्या होता है। कमल एक प्रकार का पुष्प है। इस कमल के फूल को यदि कोई व्याख्यायित करेगा तो अपने हिसाब से करेगा, एक वैज्ञानिक दृष्टि से उसकी बात करेगा। एक अध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति उसकी आध्यात्मिक व्याख्या करेगा। एक राष्ट्रीय चेतना से, राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ व्यक्ति उसकी राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में चर्चा करेगा। धर्म और भक्ति से जुड़ा हुआ व्यक्ति उसकी पूजा पाठ के रूप में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ या वस्तु के रूप में बात करेगा। तो एक शब्द की, एक अवधारणा की जो ग्राह्यता है या जो व्याख्या है वो प्रयोक्ता सापेक्ष है, व्यक्ति सापेक्ष है। और फिर कमल को वैज्ञानिक दृष्टि से हम कहें कि साहब पंक यानी कीचड़ में जो पैदा होगा वो पंकज होगा, जल में जो पैदा होगा वो जलज होगा, इस आधार पर भी हम उसकी व्याख्याएं करते हैं। तो जो सार्थकता है यानी वह बिंब, वह चित्र शब्द के प्रयोग करने पर, सुनने पढ़ने पर, हमारे मन मस्तिष्क पर यदि बनता है तो वह उसकी सार्थकता है। यदि वह चित्र नहीं बन रहा तो वह निरर्थक होगा। जैसे क, म, ल ये तीन व्यंजन हैं और ये बने हैं क जमा अ, म जमा अ, ल जमा अ, मान लीजिए, तो इनके क्रम का निर्धारण ही इनकी सार्थकता का द्योतक है। अगर कमल को हम तीनों व्यंजनों को बदलकर कलम कर दें, ल बीच में आ जाए और म अंत में चला जाए, तो भी हम देख सकते हैं कि एक दूसरे प्रकार का बिंब या चित्र बन रहा है। एक अवधारणा अलग प्रकार की हमारे मन मस्तिष्क में आ रही है। यह भी सार्थकता है, क्योंकि कलम भी होती है, कमल भी होता है। लेकिन यदि इसको बिल्कुल ही बदल दें और म क ल मकल कर दें,
या ल क म लकम कर दें, तो इस शब्द के पढ़ने या सुनने से हमारे मनोमस्तिष्क पर कोई चित्र नहीं बन रहा, कोई बिंब नहीं बन रहा। इसका अर्थ हुआ कि यह निरर्थक है। और शब्द में अर्थ की प्रतिष्ठा प्रयोक्ता समुदाय ही करता है। शब्द निर्माण और शब्द में अर्थ की प्रतिष्ठा, ये प्रतिष्ठा काफी कुछ प्रयोक्ता समुदाय की व्यापक स्वीकृति से जुड़ा हुआ है। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी पत्थर की मूर्ति को हम भगवान नहीं मानते, लेकिन उस मूर्ति की विधिवत स्थापना जब पूजा स्थल पर होती है और फिर उसमें अर्थ का या उस अवधारणा का आह्वान होता है, जिसको हम प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, तो वह प्राण प्रतिष्ठा जब उस मूर्ति में, उस प्रतिमा में हो जाती है और प्राण प्रतिष्ठा विधिवत होती है, उसका एक उपाय, एक तरीका, एक पद्धति है, और फिर उस समुदाय में एक आस्था का, एक विश्वास का संचरण होता है, और तब उसकी विधिवत उस आराध्य के रूप में, उस इष्ट के रूप में उपासना प्रारंभ होती है और वो उस रूप में एस्टेब्लिश हो जाता है। तो शब्द भी प्रयोक्ता समुदाय में अपनी अर्थवत्ता के कारण ही मान्य होते हैं, और जब वो अपना अर्थ खो देते हैं तो वो समाप्त भी हो जाते हैं। अर्थ का परिवर्तन भी होता है, अर्थ का विस्तार भी होता है, और अर्थ का संकोच भी होता है भाषा में। जैसे कुशल शब्द जो है, वो प्राचीन जो पारंपरिक रूप है उसका, कुश एक प्रकार की घास है। उस घास को काटने में जो दक्ष थे, बड़ी तीखी, बड़ी पैनी घास होती है, असावधानी से कोई काटेगा तो हाथ कट जाएगा। तो ऐसी घास जो बहुत तीखी है, उसे जो काटने में दक्ष है, वह कुशल है। लेकिन आज अर्थ विस्तार हो गया, किसी भी कार्य को करने में कुशल व्यक्ति कुशल है। स्याही शब्द स्याह से बना था, स्याह का अर्थ है काला। तो जो पहले इजाद की गई, जब खोज की गई द्रव्य पदार्थ की, तो वो काला पदार्थ था, इसलिए स्याही थी। लेकिन आज वर्तमान समाज में हम लाल स्याही, हरी स्याही, नीली स्याही, पीली स्याही जैसे प्रयोग भी कर रहे हैं। तो प्रयोक्ता समुदाय सार्थकता को दृष्टि में रखते हुए और संदर्भ सापेक्ष उसकी अर्थवत्ता को, उपादेयता को ध्यान में रखते हुए उन शब्दों का संचरण करता है। तो सार्थक होना बहुत आवश्यक है। और वाक प्रतीक, हम वाक प्रतीकों की बात कर रहे हैं। भाषा जो है, उसमें जो शब्द हैं वो मौखिक या लिखित रूप में जब भी प्रयोग में आते हैं तो वो प्रतीकात्मक अपने अर्थ को ही संचरित करते हैं। जैसे बैठना शब्द है, तो इससे कोई बिंब, कोई चित्र नहीं बन रहा, लेकिन बैठने के भीतर एक अर्थ जो निहित किया गया परंपरा से, उससे हमें ज्ञात हुआ कि बैठने का अर्थ क्या है, उठने का, खड़े होने का अर्थ क्या है, चलने का अर्थ क्या है, ये परंपरा से हमने ज्ञात किया और हमें प्राप्त हो गया। लेकिन ये जो प्रतीक हैं, ये प्रयोक्ता समुदाय से हमें विरासत में मिले हैं। जैसे लाल बत्ती जब होती है तो ये प्रतीक है कि अब रुकना है, हरी बत्ती जब होती है तो ये प्रतीक है कि अब हम जा सकते हैं। तो ठीक ऐसे ही शब्द भी वाक्य में, भाषा में प्रतीकात्मक अर्थ के साथ ही हमारे समक्ष आते हैं। और ये प्रतीक समुदाय सापेक्ष होते हैं, अलग अलग होते हैं, और समय और संदर्भ सापेक्ष भी होते हैं। हर प्रतीक हर समय काम नहीं करता, हर स्थान पर भी काम नहीं करता,
हर प्रयोक्ता समुदाय के लिए वो अलग अलग तरह से उनकी व्यवस्था या निर्धारण किया गया है। यदि मैं कहूं कि मेरा घर स्कूल के बिल्कुल पास है और स्कूल में 8 बार घंटी बजती है और बच्चे एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में जाते हैं और मैं 8 बार उस घंटी को अपने घर में बैठकर सुनता हूं, लेकिन मैं अपने कमरे को नहीं बदलता, क्योंकि वो प्रतीक उस स्कूल की बाउंड्री में, उस दीवार के अंदर ही मीनिंगफुल है, सार्थक है। इसलिए प्रतीक भी समुदाय सापेक्ष होते हैं और ये प्रतीक कभी सांस्कृतिक होते हैं, कभी ऐतिहासिक होते हैं, कभी सामाजिक होते हैं और कभी भाषा वैज्ञानिक भी होते हैं। तो वाक प्रतीकों की यादृच्छिक व्यवस्था, यादृच्छिक कहते हैं आर्बिट्रेरी, स्वेच्छा से हमने बहुत सारे शब्द अपनी इच्छा से परंपरा से ग्रहण किए और उसी रूप में उनका प्रयोग कर रहे हैं। 4 पाए जिसके हैं वो 4 पाई होगी, लेकिन 4 पाए कुर्सी के भी हैं, 4 पाए मेज के भी हैं, 4 पाए स्टूल के भी हैं और इसी तरह दूसरी जगह भी हैं। उनका नाम हमने 4 पाई नहीं रखा, 4 पाया नहीं रखा। तो ये आर्बिट्रेरीनेस भाषा के साथ जुड़ी हुई है। कुछ शब्द विशेष रूप से अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं और कुछ नहीं करते। जैसे शमशान, सम माने बराबर, जहां सबकी शान बराबर हो जाए। शमित माने जलना, शमशान जहां पर छोटे बड़े अमीर गरीब की शान वो सब अग्नि के हवाले हो जाए, तो वहां मीनिंगफुलनेस है उसके साथ जुड़ी हुई। लेकिन बहुत सारे शब्दों में ऐसा अर्थ नहीं है। तो जो प्रतीक हैं वो आर्बिट्रेरीनेस के साथ, यानी यादृच्छिकता के साथ और सामाजिक समुदाय के साथ, सांस्कृतिक समुदाय के साथ जुड़े हुए हैं। उनके जो प्रयोक्ता हैं वो मानव समुदाय है, एक ऐसी कम्युनिटी जो सोच सकती है, समझ सकती है, उनके साथ है। और विचार विनिमय इसकी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो भाषा की बात हम प्रयोजनीयता पर जब कर रहे हैं तो कोई भी भाषा अपने प्रयोजन के साथ जुड़ी हुई है और विचार विनिमय लिखित में या मौखिक रूप में यह उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। यदि वह विचार विनिमय नहीं कर पा रहे, एक समुदाय में आपस में बातचीत भाषा से लिखित मौखिक रूप में नहीं हो पा रही, तो उसका जो पर्पस है वो डिफीट हो जाता है, वो पराजित हो जाता है। इस तरह मित्रों, भाषा एक महत्वपूर्ण उपकरण है। अनुवाद के लिए हम स्रोत और लक्ष्य भाषा की जब बात करते हैं तो भाषा की परिभाषा के संदर्भ में, उसके अंगों के संदर्भ में इस रूप में हम बात करते हैं। और निश्चित रूप से हर कार्य का प्रयोजन होता है, हर भाषा का प्रयोजन होता है। इसलिए एक भाषा प्रयोजन मूलक हिंदी भी होती है, जिसकी चर्चा हम आगे फिर करेंगे। तो भाषा या किसी भी कृत्य का एक निश्चित प्रयोजन होता है और प्रयोजन सापेक्ष भाषा जब होती है तो उसे प्रयोजन मूलक भाषा कहते हैं। ऐसे ही हिंदी भी प्रयोजन मूलक होती है।
नमस्कार मित्रों, एडुसेट में आपका फिर से स्वागत है। हम प्रयोजन मूलक हिंदी और अनुवाद इस संदर्भ में चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भाषा कोई भी हो निष्प्रयोजन नहीं होती। भाषा का प्रयोजन समय के साथ बदलता है। जैसे हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ सुंदर या कुरूप ऐसा नहीं होता। ऐसा कहा जाता है कि समय समय सुंदर सबे, रूप कुरूप न कोय। ऐसे ही भाषा भी हर एक, क्योंकि भारत तो बहुभाषी देश है और पूरे विश्व में 5000 से ज़्यादा भाषाएं हैं, और ये हर भाषा, हर बोली, हर उपबोली, इनका अपना एक विशेष प्रयोजन तो रहा है। इनका जन्म इनके प्रयोजन से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन जब हम बात प्रयोजन मूलक भाषा की करते हैं तो यह एक अवधारणात्मक प्रयोग है, एक पारिभाषिक प्रयोग है। प्रयोजन शब्द का अर्थ है उद्देश्य। जैसे हम कहते हैं कि इस कार्य को करने का प्रयोजन क्या है, यहाँ आने का प्रयोजन क्या है, तो प्रयोजन माने उद्देश्य। इसका मतलब है कि जब हम बात करते हैं प्रयोजन मूलक भाषा की, तो उसका अर्थ होता है कि एक उद्देश्य विशेष की भाषा। हम किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर जब भाषा की संरचना को, उसके कलेवर को, उसके वाक्य विन्यास को, उसके व्याकरण को तैयार करते हैं, तो वह फिर प्रयोजन सापेक्ष या प्रयोजन परक भाषा हो जाती है। मान लीजिए कि हम कहते हैं आजीविका के क्षेत्र में भाषा का रूप एक अलग होना चाहिए, तो वह आजीविका साधक भाषा हो जाएगी। यानी भाषा का वह रूप जिससे रोजी रोटी जुड़ जाए, कामकाज जुड़ जाए, व्यवसाय जुड़ जाए। अगर हम कहें कि प्रशासनिक हिंदी या प्रशासनिक भाषा या प्रशासनिक शब्दावली, तो इसका अर्थ साफ है कि प्रशासन में प्रयुक्त होने वाली या प्रशासन के समस्त कार्यों का माध्यम बनने वाली भाषा वह प्रशासनिक भाषा होगी। उसे कामकाजी भाषा भी कह सकते हैं। ठीक इसी तरह बैंक की भाषा, बैंक में अगर अंग्रेजी प्रयोग हो रही है तो वह बैंकिंग अंग्रेजी है, और अगर हिंदी में काम हो रहा है तो वो बैंकिंग हिंदी है। ठीक इसी प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, ज्योतिष शास्त्र के क्षेत्र में, खगोल शास्त्र के क्षेत्र में, युद्ध शास्त्र, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र या मनोरंजन के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र फिर बनते चले जाते हैं। टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजिकल फील्ड, तकनीक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, जैसे कंप्यूटर की हिंदी, तो कंप्यूटर की हिंदी का मुहावरा, उसका तेवर बिल्कुल अलग है। जैसे खेलों की हिंदी, तो खेलों की हिंदी में हम देखते हैं कि अलग तरह के प्रयोग मिलते हैं, अलग तरह के मुहावरे मिलते हैं, अलग तरह की शब्दावली मिलती है, और ये शब्दावली उस खेल जगत से जुड़े हुए जो खिलाड़ी हैं, पाठक हैं, श्रोता या दर्शक हैं, उनकी समझ में आती है। जैसे धूल चटाना, औंधे मुंह गिराना, पटकना, छक्के छुड़ाना, चौकों की झड़ी लगाना, या हम देखते हैं कि अखबारों में इस तरह के बड़े रोचक और बड़े मनोरंजक प्रयोग भाषा के मिलते हैं। जैसे धोनी ने धोया, सचिन ने पाक के छक्के छुड़ाए। तो छक्के छुड़ाना है तो मुहावरेदार प्रयोग, लेकिन खेल के संदर्भ में इसका प्रयोग होता है। इसी तरह
बहुत सारे शब्द हम यथावत खेलों में ग्रहण कर लेते हैं, जैसे क्रिकेट की बहुत बड़ी शब्दावली है जो इसी रूप में है, स्पिन कराना, गुगली डालना, है ना। और जो स्थान है उन स्थानों के नाम हमने यथावत ग्रहण किए हैं। तो बात चाहे आउटडोर गेम की हो या इंडोर गेम्स की हो, उनमें हम देख सकते हैं कि शब्दावली एक अलग तरह का विन्यास लेकर हमारे सामने आती है। बाजार भाव के क्षेत्र, मार्केट रेट्स जो हैं, उछलना, लुढ़कना, फिसलना, भड़कना, जीरा भड़का, दालें नरम तेल गरम, सोना टूटा, चांदी लुढ़की, तिलहन फिसली, आदि आदि। ये समस्त प्रयोग इस बात के द्योतक हैं कि जो शब्द बन रहे हैं वो एक प्रयोजन विशेष के लिए बन रहे हैं। इसलिए मित्रों, यह जो प्रयोजन परक भाषा है, यह एक विशिष्ट अवधारणा के साथ हमारे समक्ष आती है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो परंपरा से भाषाएं हमारे पास थीं, जैसे मान लीजिए हम हिंदी की ही बात करें, तो 1100 साल का इतिहास हिंदी का जो कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि के क्षेत्र में उपलब्ध है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इनमें हम देख सकते हैं कि गद्य और पद्य के जो रूप हैं, प्रयोजन उनका भी है। वो संवेदना की भाषा है, वो हृदय की भाषा है, वह साहित्य के मूल्यों की प्रतिपादक और प्रतिष्ठक भाषा है। लेकिन उस भाषा के प्रयोग से या भाषिक उन प्रयोगों से हमारा वर्तमान समय का, समाज का जो रोजगार परक क्षेत्र है, कामकाजी क्षेत्र है, उसमें काम नहीं चलेगा। क्योंकि हम कहते हैं कि कविता की भाषा में डॉक्टर एक किसी मरीज का इलाज नहीं कर सकता, कविता की भाषा में इंजीनियर पुल नहीं बना सकता। तो विज्ञान की भाषा का तेवर अलग होगा। इस आधार पर साहित्य की भाषा का जो प्रयोजन है वह मनुष्य को, पाठक को, श्रोता दर्शक को संवेदना प्रदान करना है, संवेदनात्मक बनाना है, उसको एक अच्छा नागरिक बनाना है, उसके मनोमस्तिष्क का परिष्कार करना है, उसके हृदय का विस्तार करना है। यह प्रयोजन साहित्य का है। इसलिए निष्प्रयोजन वह भी नहीं है। और जब हम अब हिंदी या भारतीय भाषाओं के संदर्भ में प्रयोजन मूलक बनाने की बात कर रहे हैं, तो उसका सीधा सीधा मंतव्य है कि हम उन भाषाओं को अब साहित्य के साथ साथ साहित्येतर आयामों से, क्षेत्रों से भी जोड़ें। जिन क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करके, भाषा पर अधिकार हासिल करके रोजी रोटी का या धनार्जन का या व्यवसाय का मार्ग भी प्रशस्त हो जाए। जैसे जो रेडियो की भाषा है वह अखबार की भाषा नहीं है, जो समाचार पत्र की भाषा है वो किसी त्रैमासिक पत्रिका की भाषा नहीं है। अंतर आपको मिलेगा क्योंकि उसमें कहीं समय का, कहीं स्थान का प्रयोजन भी बदल रहा है। अगर रेडियो पर और टेलीविज़न पर समाचार केवल 8 मिनट में देना है तो फिर वहाँ शब्द विन्यास का, वाक्य विन्यास का चयन या गठन उसी आधार पर किया जाता है कि उतने समय में उसका निस्तारण हो जाए। इसलिए मित्रों, जब हम बात करते हैं प्रयोजन मूलक भाषा की, तो प्रयोजन का अर्थ है एक स्पेसिफिक पर्पस, एक विशिष्ट प्रकार का उद्देश्य। इस आधार पर हम भाषा के ये आयाम सुनिश्चित करते हैं और उनकी चर्चा फिर हम आगे करते चलते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि एक भाषा वह है जिसका संबंध मनुष्य की सौंदर्यपरक अभिव्यक्तियों से है, और दूसरी भाषा वह है जिसका संबंध मनुष्य की जरूरतों से या आवश्यकताओं से है। तो सौंदर्यपरक
मानवीय अनुभूतियों को व्यक्त करने वाली भाषा साहित्य का रास्ता खोलती है और रोजी रोटी, कामकाज, व्यवसाय आदि की ओर उन्मुख करने वाली भाषा प्रयोजन परक भाषा का मार्ग खोलती है। इस तरह जो सौंदर्य परक अनुभूतियां हैं उनका संबंध हृदय से और संवेदना से होता है, जबकि प्रयोजन परक जो उद्देश्य हैं उनका संबंध पेट से, धनार्जन से या व्यावसायिक विकास से होता है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी इस दृष्टि से वास्तव में एक महत्वपूर्ण पक्ष है और अनुवाद जो है वो इसी प्रयोजन मूलक हिंदी का एक पक्ष है, इसी की एक शाखा इसको हम मान सकते हैं, क्योंकि अनुवाद में वो सारे आयाम हमें देखने को मिलते हैं। हम बैंक में, बीमा क्षेत्र में, तकनीक में, उद्योग में, प्रौद्योगिकी में, व्यवसाय में, कार्यालय में, मनोरंजन में, कंप्यूटर में, इन क्षेत्रों में हिंदी के रूपों को अलग अलग आयामों के साथ देखते हैं और देख भी सकते हैं। शब्दावली अलग है और संदर्भ सापेक्षता भी उनकी फिर अलग हो जाती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रयोजन मूलक जो भाषा है वह वास्तव में वर्तमान समय की जो मांग है, वर्तमान समाज की जो भाषा से अपेक्षाएं हैं, जिसको हम अनुप्रयोग या अनुप्रयुक्त भाषा के रूप में या एप्लीकेशन ओरिएंटेड लैंग्वेज के रूप में देखते हैं, उस रूप में हम उसकी अपेक्षा करते हैं। जैसे किसी साहित्यिक अभिव्यक्ति की बात अगर हम करें उदाहरण के रूप में, मान लीजिए हम कहते हैं माली आवत देखकर कलियां करें पुकार, फूली फूली चुन लई कलई हमारी बार। अब कबीर ने ये बात जो कही है वह किसी विशिष्ट प्रयोजन को ध्यान में रखकर कही है। यह इसका प्रयोजन केवल यह नहीं है कि माली को आते हुए देखकर कलियां बात कर रही हैं कि आज ये खिले खिले फूल तोड़कर ले जा रहा है और कल हमें भी तोड़कर ले जाएगा। यह प्रयोजन नहीं है। इसका वस्तुतः जो प्रयोजन है कबीर का, वह है जीवन की क्षणभंगुरता की ओर इंगित करना कि मृत्यु जो है वो अवश्यंभावी है, सबको मरना है। आज खिले खिले फूल, ये काल रूपी, मृत्यु रूपी माली जो है ये आया और ये आज जो फूल खिल गए, कंप्लीट पूरे हो गए, उनका समय पूरा हो गया, उनको तोड़कर ले जा रहा है। और कल ये जो कलियां हैं वो बात कर रही हैं कि कल ये हमारी तरफ भी उन्मुख होगा, क्योंकि हम भी खिलकर फूल होंगी और फूल बनने के बाद उसकी नियति होती है झड़ना। तो प्रयोजन कबीर का जीवन की क्षणभंगुरता की ओर हमें जागरूक करना, अवगत कराना है, क्योंकि मनुष्य यही भूल जाता है कि हमें मरना भी है। और जब ये भूल जाता है तो फिर वो अनर्थ और अनर्गल तमाम तरह के क्रियाकलाप करता है। तो साहित्य में भी प्रयोजन सापेक्षता थी, लेकिन वह कवि का प्रयोजन भिन्न था, कहानीकार उपन्यासकार का प्रयोजन भिन्न होता है। और यहाँ पर प्रयोजन भाषा के प्रयोग से रोजी रोटी, कामकाज, ज्ञान का, उपदेश का, नैतिकता का, विज्ञापन का, मनोरंजन का, इस तरह से प्रयोजन बदलते चले जाते हैं। तो हिंदी को हमने प्रयोजन सापेक्ष बनाया और उसके लिए उसकी जो रचनात्मक आधारशिला तैयार की वह अनुवाद के माध्यम से हुई। क्योंकि जब 14 सितंबर सन 1949 को हमने
केंद्र सरकार की या संघ की राजभाषा कौन सी हो, इस पर विमर्श करते हुए निर्णय लिया तो हिंदी को हमने केंद्र सरकार की या संघ की राजभाषा घोषित किया। लेकिन हिंदी के पास अपनी प्रशासन की, कामकाज की, विज्ञान की, तकनीक की, उद्योग और प्रौद्योगिकी की शब्दावली नहीं थी, व्याकरणिक उस तरह के प्रयोग नहीं थे, प्रयुक्तियां नहीं थी। तो हमने वहां पर प्रावधान किए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस किए कि जब तक हिंदी इस दृष्टि से आत्मनिर्भर न हो जाए तब तक वह बायलिंगुअल यानी द्विभाषी हो। और द्विभाषिकता में जो दूसरी भाषा थी वह अंग्रेजी थी, क्योंकि विरासत में हमें प्रशासन, ज्ञान, विज्ञान जो भी कुछ विगत 200-250 सालों में अंग्रेजी शासन के दौरान जो हमें मिला था वो अंग्रेजी से मिला था। तो मजबूरन हमने अंग्रेजी को साथ साथ रखा और यह माना कि जब तक हिंदी में आत्मनिर्भरता न हो जाए, अनुप्रयोग की दृष्टि से, प्रशासन की दृष्टि से, तब तक हम अंग्रेजी का सहारा लें और कोशिश करें कि जो बात अंग्रेजी में है उसके साथ साथ उसका हिंदी रूपांतरण, रूप भी साथ में दिया जाए। और धीरे 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 ये काम फिर आगे बढ़ता रहा। तो उस समय अंग्रेजी को रखने का भी एक प्रयोजन था कि हम प्रारंभिक 10 या 15 वर्षों तक अंग्रेजी की सहायता लें, काम कर लें, लेकिन जैसे ही ये समय पूरा हो तो फिर हम आत्मनिर्भर हो जाएं। लेकिन वो अलग पक्ष है, वो नहीं हो पाया। किंतु अंग्रेजी से हिंदी को प्रयोजन सापेक्ष बनाने में बहुत मदद मिली, इसमें कोई संशय नहीं है। इस दृष्टि से तो हम अंग्रेजी से उपकृत तो हैं ही, चाहे बात ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हो या अन्य दूसरे क्षेत्रों में हो। आज जिस पारिभाषिक शब्दावली के सहारे हम अनुवाद करते हैं, जिस पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण शब्दावली आयोग करता है, जो कि केंद्र सरकार की एक संस्था है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, लगभग 9 लाख पारिभाषिक शब्द हिंदी के अंग्रेजी की तर्ज पर समतुल्य शब्द बनाए हैं जिस संस्था ने, तो वो सब प्रयोजन सापेक्ष है। और उन समस्त शब्दों से को हमने अंग्रेजी की तर्ज पर तैयार किया, हिंदी में संरचना उनकी बनाई, उनको गठित किया, उनका नियोजन किया और उनका प्रयोग भी कर रहे हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो प्रयोजन मूलक भाषा होती है उसका अपना एक व्याकरण होता है, उसकी अपनी एक शब्दावली होती है जो संदर्भ और अनुशासन सापेक्ष होती है। और प्रयोजन परक भाषा एक अर्थी होती है, बहुअर्थी नहीं होती। उसमें से 2, 3, 4 अर्थ किसी एक शब्द में से नहीं निकलेंगे। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि साहित्यिक भाषा और गैर साहित्यिक भाषा, गैर साहित्यिक भाषा में औपचारिक भाषा और अनौपचारिक भाषा इस तरह के प्रयोग भी मिलते हैं। लेकिन जब हम बात प्रशासन की करते हैं, विज्ञान की करते हैं, ज्ञान की करते हैं, तो वहाँ औपचारिक भाषा ही होती है। इस आधार पर मित्रों, एक भाषा, पारंपरिक भाषा रसास्वादन की भाषा है, सौंदर्य की अनुभूतियों की भाषा है, और दूसरी भाषा प्रयोजन मूलक भाषा वो जीविकोपार्जन की भाषा है, आजीविका साधने की भाषा है, और उसे संवेदना की भाषा भी कह सकते हैं साहित्य की भाषा को, और इसे बुद्धि की, विचार की और लक्ष्य सिद्धि की भाषा भी कह सकते हैं। तो जो प्रयोजन मूलक पक्ष है वह अनुवाद के लिए उसकी बैकबोन है, यानी भाषा के अनुप्रयोगगत आयामों को उजागर करने का काम अनुवाद करता है, और अनुवाद की अवधारणा को
चरितार्थ करने का काम प्रयोजन मूलक हिंदी करती है। तो दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध है। जब प्रयोजन मूलक भाषाओं के संदर्भ में विचार विमर्श हो रहा था तो बहुत से लोगों ने ये आपत्ति दर्ज की थी कि क्या पारंपरिक भाषाएं प्रयोजन रहित थीं, उनका कोई प्रयोजन नहीं था। इसका उत्तर हमने देखा कि जिन्होंने प्रयोजन मूलक हिंदी की पक्षधरता की थी, वकालत की थी, उनमें एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान दक्षिण भारत के थे, मौटूरी सत्यनारायण। उन्होंने फंक्शनल लैंग्वेज की वकालत करते हुए या लैंग्वेज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, एक विशिष्ट उद्देश्य नियोजक भाषा की बात करते हुए ये बात कही थी कि वस्तुतः प्रयोजन मूलक हिंदी के विपरीत अगर कोई हिंदी है तो वह निष्प्रयोजन मूलक नहीं है, वरन आनंद मूलक हिंदी है। आनंद मूलक भाषा है, उसका अपना उद्देश्य है। आनंद व्यक्ति सापेक्ष होता है और प्रयोजन समाज सापेक्ष होता है। आनंद स्वकेंद्रित होता है और प्रयोजन समाज की ओर इशारा करता है। हम आनंद मूलक हिंदी के विरोधी नहीं हैं, इसलिए आनंद मूलक साहित्य के भी हम हिमायती हैं, पर सामाजिक आवश्यकताओं के संदर्भ में हम संप्रेषण के बुनियादी आधार को भी अपनी नज़र से ओझल नहीं कर सकते। इसका अर्थ है कि समाज की, वर्तमान समय की बदलते हुए इस परिदृश्य में जब हम बात भूमंडलीकरण की कर रहे हैं, जब हम बात वैश्विक विकास की कर रहे हैं, जब हम बात शिक्षा में और प्रयोग अनुप्रयोग में अपनी भाषाओं की दखलंदाजी की, उनके प्रवेश की, उनके अधिकार की बात कर रहे हैं, तो हमें भाषा को और भाषाओं को प्रयोजन परक बनाना ही होगा। और ऐसा करने के लिए अनुवाद एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में हमारे सामने आता है। इसलिए मित्रों, जो प्रयोजन मूलक हिंदी है वह और अनुवाद, इन दोनों का चोली दामन का साथ है। इन दोनों को एक दूसरे के पूरक के रूप में ही देखा जाता है। मैं समझता हूँ कि प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है और अनुवाद से उसकी संबद्धता क्या है, इस पर अभी हमने चर्चा की और बहुत सारी अवधारणाएं इसके साथ जुड़कर हमारे सामने आई। इसी के साथ हम धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर पीसी टंडन का। उम्मीद करते हैं आप सभी को आज का ये लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा। तो हम यही चाहेंगे कि आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ ज़रूर साझा करें। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in और हम जल्द मिलेंगे और अनुवाद इस श्रृंखला के अंतर्गत विभिन्न लेक्चर्स आपके लिए आयोजित करेंगे। आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार।